हेलो। क्लास सेवन्थ हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे। उसमें कल हमने पढ़ा था कि तवारीख के जो लेखक होते थे वो नगरों में रहते थे और गांव में कभी कभी आते थे। वे सुल्तानों के लिए लिखते थे, उनकी प्रशंसा लिखते थे और उनसे इसके बदले में ढेर सारे इनाम चाहते थे। लेखक शासकों को लिंग भेद और जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, लेकिन उनके विचारों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। तब ये जन्मसिद्ध अधिकार आया है यहाँ पर। इसका क्या अर्थ है? जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब होता है जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। जैसे कुछ लोग मान लेते हैं कि अगर मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ तो अच्छे कुल में पैदा होने के कारण मुझे कुछ अधिकार विरासत में मिल जाते हैं। इसी तरह लिंग भेद का क्या अर्थ है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच समाज में जो डिफरेंस किया जाता है, अंतर किया जाता है और शरीर रचना के संबंध में अंतर होता है, तो इसी को हम लिंग भेद कह देते हैं। अब आपने कल पढ़ा भी था कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो रानी बनी थी। तो उस समय का जो इतिहासकार है मिनहाज शिराज, उसने ये स्वीकार किया था कि वह सबसे अधिक योग्य थी। उसके कई भाई थे, उन सभी में योग्य थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। वह नहीं, उसका मन नहीं मान रहा था कि रानी प्रजा पर शासन करे, और दरबारी भी उसके विचार से सहमत थे। वे भी खुश नहीं थे कि रानी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान रानी बनी। तो 1240 में इस प्रकार उसे सिंहासन से हटा दिया। अब रजिया के बारे में मिनहाज शिराज के क्या विचार हैं? मिनहाज शिराज जो कि एक इतिहासकार था, वो ये सोचता है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज में व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। अर्थात वो ये कहता है कि स्त्रियों को पुरुषों के काम नहीं करने चाहिए, स्त्रियों को स्त्रियों के ही काम करने चाहिए, पुरुषों के नीचे रहना चाहिए, पुरुषों के कंट्रोल में रहना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, क्योंकि रानी इस शासन व्यवस्था पर राज कर रही थी, तो इसलिए ये व्यवस्था विरुद्ध है। इसलिए पूछता है खुदा की रचना के खाते में, यानी खुदा ने दोनों को बनाया है, पुरुष को और स्त्री को, तो उसके खाते में लेडीज़ का जो ब्यौरा है मर्दों की सूची में नहीं आता। इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार क्या हासिल हुआ? रजिया ने अपने जो अभिलेख हैं और सिक्कों पर अंकित करवाए, रजिया ने अपने नाम से सिक्के चलवाए और अभिलेख लिखवाए कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अभिलेख होता है बड़े बड़े पत्थरों पर अंकित करवाना। आधुनिक आंध्र प्रदेश का, आजकल जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर वारंगल क्षेत्र है, वारंगल क्षेत्र में भी उस टाइम काकतीय वंश का राज था, काकतीय वंश। और उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, जिसने 1262 से 1289 तक शासन किया। उसका व्यवहार रजिया के व्यवहार से बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, यानी वो अपने आप को पुरुष के बराबर समझती थी। अपने अभिलेखों में उसने अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दीदा, जिसने 980 से 1003 तक राज किया कश्मीर के ऊपर। उसका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है। तो स्पष्ट है कि प्रजा अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, यानी प्रजा के हित में उसने बहुत से कार्य किए होंगे, इसलिए जो वहाँ की जो जनता थी उसने उसको दीदी नाम से पुकारा, रानी दीदा। आगे चलते हुए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन से साम्राज्य तक। तो गैरिसन वर्ड आया है, गैरिसन से संबंधित जो वर्ड आए हैं, एक तो भीतरी प्रदेश है। भीतर का मतलब अंदर का प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करने वाला प्रदेश भीतरी प्रदेश कहलाता है। यानी किसी शहर या बंदरगाह को
आसपास बंदरगाह के आसपास के जो इलाके हैं जो उस पूरे शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करे। फिर गैरीसन नगर जहाँ पर ये चारों तरफ से बंद रहता है, अभी किलेबंद बस्ती है जहाँ पर सैनिक रहते हैं, आजकल इसको हम छावनी बोल देते हैं। अब ये पढ़ते हैं अभी 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन के निवास के लिए बने मजबूत किले शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। अर्थात ये कहा गया है कि 13वीं शताब्दी के शुरू में दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका शासन सिर्फ रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए ही वहाँ तक ही फैला था, इससे बाहर शहरों तक नहीं गया। शहरों से संबंध लेकिन उनसे भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था। सिर्फ सैनिक छावनियाँ जहाँ थी वहाँ उनका कंट्रोल था। भीतरी प्रदेश जहाँ से पूरे प्रदेश के लिए, राज्य के लिए सप्लाई होती है माल की, वहाँ पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए आवश्यक सामग्री थी, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी जो खान पान का सामान और गोला बारूद इसको कैसे प्राप्त करते थे? लूट लेते थे, टैक्स लगाते थे या कोई दूसरे तरीके से इसको प्राप्त करते थे। अब दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन नगरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, क्योंकि ये एक तो दूर बहुत था बंगाल और सिंध, और अगर वहाँ पर बगावत होती थी, युद्ध के टाइम पे वहाँ पे अगर मौसम खराब होता था तो वहाँ पर जो उनसे संपर्क के साधन थे वो भी नष्ट हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रही। जिसका राज था उनको अफगानिस्तान से अनेक हमलावर और उन सूबेदारों से चुनौती मिलती रही जिन्हें राजा की थोड़ी सी भी कमजोरी का पता लगते ही वहाँ पर वे विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। ये समस्या थी क्या कि एक तो अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर, दूसरा उन सूबेदारों से चैलेंज मिलता रहता था जिनको अगर थोड़ा सा भी ये महसूस हो गया कि राजा कमज़ोर है या शासक कमज़ोर है तो वे विद्रोही बन जाते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। भीतरी क्षेत्र पे उनका नियंत्रण कम था, इसलिए उसी क्षेत्र को मजबूत किया जाए। इन अभियानों के तहत गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी और संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी उनको बाहर कर दिया गया। वह जमीन, यानी इनको बाहर भगाने के बाद, इस स्थान से इनको बाहर करने के बाद वह जमीन जो थी वो खेती करने के लिए किसानों को दे दी गई ताकि कृषि उत्पादन बढ़े। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और नए शहर बसाए गए। दूसरा जो विस्तार था सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके, यानी दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करनी है, इसका विकास करना है, सैनिक अभियान शुरू हुई। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, यानी मोहम्मद तुगलक के टाइम में ये हाई लेवल पर थी। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 साल बाद जब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, इसने शत्रुओं की सेनाओं को पराजित किया, हराया और शहरों पर कब्जा किया।
इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस प्रकार और कहाँ तक प्रभावी था, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो दिल्ली का जो शासन था वो कहाँ कहाँ, ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय में था। भी सैनिक अभियान शुरू हुए, ये सारे चित्र 3 में दिखा रखे हैं। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिख रखा है अभी, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान था उसके बारे में बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।